हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड पेपर के लिए साइंस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस हैं 2023 के। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2023 आई थिंक ऑनलाइन वाला, वही वाला क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते थे ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम में। तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे मतलब एनसीईआरटी पर ही हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि घुमा के पूछा गया है। बाकी वैसे क्वेश्चन ठीक ठाक ही आते हैं कि आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। ठीक है, तो ए नंबर है सेरीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, आई थिंक रेशम कीट पालन और वनवर्धन। नंबर बी होगा सेरीकल्चर एंड मलबेरी फार्मिंग, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। नंबर सी हो जाएगा सेरीकल्चर एंड बी कीपिंग, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन। डी नंबर हो जाएगा सेरीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, आई थिंक रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, निम्न विकल्प में से जो रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ ऑप्शन है वो कौन सा है। तो जो रेशम का उत्पादन किया जाता है रेशम के कपड़े का, तो जो रेशम के कीट होते हैं ये शहतूत के पेड़ पर बैठते हैं, तो शहतूत के पत्तों पर होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक धागा निकलता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उन्हीं उसी धागे से मतलब आई थिंक और आगे प्रोसेस है तो उसी टाइप से बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को ऑप्शन से बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, मतलब शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीट का पालन किया जाता है, तो उसी से क्या कहते हैं धागा निकाला जाता है। मतलब कि होता है और भी आगे प्रोसेस है, मैं बताऊंगी जब एनसीईआरटी वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें सारा डिटेल में बताऊंगी। आज मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो मैं केवल बता दे रही हूँ ऐसे, और डिटेल में मैं जब टॉपिक लेकर आऊँगी तो टॉपिक में अच्छे से समझाऊँगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर दूसरा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या समझे आप लोग। एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है जैसे कि कोई पुष्प है या पेड़ पौधा कोई भी होता है तो उसमें केवल एक ही लिंग होता है, या तो उसमें मेल वाला लिंग होगा या तो फीमेल होगा, या तो क्या कहते हैं फीमेल पार्ट होगा या तो मेल पार्ट होगा, एक ही होगा। आई थिंक मतलब दोनों मेल और फीमेल एक पुष्प में नहीं होंगे, एक ही होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो इसका मतलब हुआ एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, मतलब दो लिंगी नहीं होंगे, केवल एक लिंगी होंगे, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है नंबर ए नंबर है, आई थिंक यहाँ पे नंबर एक ए नंबर है मस्टर्ड सरसों, नंबर बी है रोज़ गुलाब, नंबर सी है पपाया पपीता, नंबर डी है पिटूनिया पिटूनिया। ठीक है, तो यहाँ पे न जो एक लिंगी पुष्प होता है वो पपीते में होता है। ठीक है, तो जो पपीता होता है मतलब जो पपीता का पेड़ होता है वो एक लिंगी होता है, या तो क्या कहते हैं मेल ही होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, एक लिंगी होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा जो ये पपीता होता है पपीता एक लिंगी पौधा है। पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक इसमें इस बार पूछा गया था ऑफलाइन वाले पेपर में, क्या कहते हैं एक लिंगी पौधा पिटूनिया, और 3-4 ऑप्शन दिया गया था और पपीता भी था उसमें, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन था, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक लिंगी पौधा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पपीता हो जाएगा, और ये जो सरसों दिया गया है ये उभयलिंगी है। ठीक है, ये उभयलिंगी है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा नंबर सी, मतलब एग्जाम में पूछा जाए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आ जाए कि एक लिंगी पुष्प किसमें होता है तो हो जाएगा नंबर सी पपीता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पिक द ओल्ड ऑड वन आउट इन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी
ऑर्गन। निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। यहाँ पे नंबर ए है ग्रॉसहॉफर, टिड्डा, कॉकरोच, एंड सी नंबर है स्नेल, आई थिंक घोघा, नंबर डी है आंट, चींटी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि श्वसन मतलब श्वसन अंग के आधार पर कौन सा इसमें अलग है, कि जो सांस लेते हैं इतने मतलब जो दिए गए हैं जानवर्स, आई थिंक टिड्डा, घोघा, कॉकरोच एंड चींटी, तो इनमें से कौन सा श्वसन करने रिस्पायरेटरी सिस्टम में अलग है, मतलब जो ऐसा है कि जो सांस लेने के लिए वो अलग पार्ट यूज करता है। तो यहाँ पे जो टिड्डा हो गया, कॉकरोच हो गया और ये जो चींटी हो गई, ये सब सांस नली से क्या कहते हैं सांस लेते हैं। और ये जो घोघा होता है, ये जो घोघा होता है ये किससे सांस लेता है, ये लेता है गलफड़े से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों से अलग है घोघा। और यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए, तो इसी को ही अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे जितने हैं तीनों, ये और ये तीनों जो है ये सांस नली से सांस लेते हैं। कॉकरोच भी सांस नली से सांस लेता है, चींटी भी सांस नली से सांस लेती है, टिड्डा भी, आई थिंक ग्रॉसहॉफर भी सांस नली से सांस लेता है, ठीक है। और जो सी नंबर है घोघा, ये गलफड़े से सांस लेता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि घोघा किस टाइप से सांस लेता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गलफड़े से सांस लेता है, ठीक है। कॉकरोच, चींटी, टिड्डा सांस नली से, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। Which of the following pairs is an example of टैप रूट? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? इसमें पूछा गया है कि जो नीचे आई थिंक जितनी सब्जियां दी गई हैं इनमें से कौन सा मूसला जड़ के उदाहरण हैं, ठीक है। ए नंबर है मक्का प्याज, नंबर बी है गाजर आलू, नंबर सी है सलजम टैपियोका, नंबर डी है आलू अदरक, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं मूसला जड़ होती है वो किस टाइप की जड़ होती है मूसला जड़? तो मूसला जड़ जो होती है इस टाइप की होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे जैसे ये हो गई। तो इसके यहाँ से ऐसे पतली पतली जड़ें निकली होती हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे पतली पतली जड़ें निकली हुई होती हैं। तो इसे किस टाइप की जड़ कहते हैं? इसे मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जैसे हो गया मूली, गाजर हो गया, ठीक है, एंड सलजम हो गया, टैपियोका हो गया। तो इसमें कौन सी जड़ होती है? इसमें मूसला जड़ होती है, क्योंकि जो गाजर होती है तो गाजर ऐसे ही होती है जैसे मैंने बताया है फिगर में। तो फिगर में ऐसे इस टाइप की जैसे गाजर हो गई और यहाँ पे ऐसे पतली से ऐसे निकली हुई होती है ऐसे, और यहाँ से इसके बगल बगल से ऐसे छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं। तो इसी को ही मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूसला जड़ कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर सलजम हो जाएगा, टैपियोका हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मूसला जड़ किसे कहते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मूली हो गया, मूली में भी मतलब कि वहाँ से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं नीचे से, गाजर में भी छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं नीचे से, ठीक है, और टैपियोका में भी। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा? अगर मैं प्याज वाला लगाती हूँ तो यहाँ पे मक्का हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, तो ये वाला तो सही नहीं होगा। गाजर आलू, आलू नहीं होगा, गाजर तो होगा, तो इसलिए ये वाला जोड़ा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और आलू अदरक देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों, यहाँ पे भी आलू भी अलग है, अदरक भी अलग है, ये दोनों तना है, यहाँ पे तो कोई ऐसी जड़ें तो निकली हुई नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा सी नंबर, तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सलजम हो जाएगा और टैपियोका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पार्ट्स से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं, ठीक है। सलजम और क्या कहते हैं गाजर और मूली में, ठीक है। आगे देखते हैं। केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और कहाँ गया चीनी आटे में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रख कर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? तो जो केक था उसमें उसका आटा गूंथते हुए जो मतलब रसोइया था, आई थिंक बनाने वाला जो था,
उसने एक चुटकी ईस्ट डाल दी, ठीक है, और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटों बाद जब उसे छोड़ दिया तो उसमें से खट्टी गंध आ रही थी। तो ये किस कारण हो रही थी? नंबर ए ऑप्शन पहले देखते हैं, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है। और नंबर बी, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल उत्पन्न होता है। सी नंबर, ड्यू टू एडिशन ऑफ शुगर टू ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई थी, नहीं। नंबर डी हो जाएगा, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड आई थिंक क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, तो नहीं, लैक्टिक अम्ल तो इसमें उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि या तो किसमें लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है? दही में, ठीक है। और यहाँ ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न होगा नहीं, और क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई थी तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ईस्ट होती है ये क्या कहते हैं, जब आटे में डाला गया तो थोड़ी देर बाद यह क्या कहते हैं, एल्कोहल में बदल जाता है, क्योंकि वो मतलब कि खट्टी हो जाती है। तो इसका कारण यह हुआ कि वह उसमें से एल्कोहल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ईस्ट में से क्या उत्पन्न होता है? एल्कोहल उत्पन्न होता है, एल्कोहल, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ईस्ट और चीनी आटे में जब घोला गया ईस्ट और चीनी को आटे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्कोहल उत्पन्न होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच द माइक्रोन्यूट्रिएंट may result in पुअर ब्लड क्लॉटिंग एंड द सबसीक्वेंट ब्लीडिंग, ठीक है। किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है और बाद में रक्त बहने लगता है, ठीक है। तो वह कौन सा मतलब कि विटामिन की कमी हो जाती है कि जब हमें चोट लग जाती है, किसी को भी चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहता है और खून बंद नहीं होता है। तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी होती है? जब खून बहता रहता है और खून का बहना बंद नहीं होता है, तो वहाँ पे किस विटामिन की कमी होती है? नंबर ए देखते हैं, विटामिन ए, नहीं, विटामिन ए की कमी से नहीं होती है। नंबर बी देखते हैं, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन आई थिंक विटामिन आई नंबर डी हो जाएगा विटामिन B1, तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। तो जो विटामिन के होता है, जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो जब कहीं भी चोट लगती है और विटामिन के की कमी रहती है, तो वहाँ पे जब क्या कहते हैं, रुधिर का थक्का नहीं बनता, ब्लड का जब थक्का नहीं बनता है तो वहाँ पे खून का बहना बंद नहीं होता है, खून बहता ही रहता है, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। अगर रक्त का थक्का बन जाता है तो वहाँ पे विटामिन के की कमी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, Which of the following will not be helpful in the process of the separating a mixture of chalk and water? चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर चाक और पानी का मिश्रण अलग करना है, चाक भी है और उसमें पानी भी है और वो दोनों का मिश्रण है, वहाँ पे उन दोनों को अगर हमें अलग करना है तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया सहायक नहीं होगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? नंबर ए है फिल्ट्रेशन निस्यंदन, नंबर बी होगा डिसेंट्रेशन निस्तारण, नंबर सी है सेडिमेंटेशन अवसादन, नंबर डी हो जाएगा सब्लिमेशन, क्या कहते हैं, उर्ध्वपातन। तो यहाँ पे अगर चाक और पानी का मिश्रण है और उसको हमें अलग करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चाक और पानी का मिश्रण है, अवसादन में क्या होगा? अवसादन में अगर कोई मिश्रण है, ठीक है, कोई मिश्रण है और क्या कहते हैं, उसमें पानी डाल दिया गया, ठीक है, मिश्रण में, मतलब पानी और चाक का मिश्रण तो है ही, तो वहाँ पे चाक जो है वो नीचे बैठा रहेगा और हम उसे क्या कहते हैं, उड़ेलेंगे, ठीक है, पलटेंगे, ठीक है। तो जब हम उसको पलटेंगे एक बीकर से या दूसरे बीकर में जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चाक दूसरे वाले में भी चला जाएगा, ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत चला जाएगा, ठीक है। तो यह जो अवसाधन वाला मिश्रण होगा तो ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, तो यह कामयाब नहीं होगा तो हम निस्तारण वाली विधि अपनाएंगे। निस्तारण वाले में हम क्या करेंगे,
तो ये क्या कहते हैं, इसमें भी हम पलटेंगे, निस्तारण वाले में भी। तो मतलब कि ये दोनों जो निस्तारण है, अवसाधन है, दोनों एक ही तरह की है, ठीक है? जो अवसाधन वाला होता है उसमें जब हम डाल देंगे क्या कहते हैं, मिश्रण को, पलटने की क्रिया को हम अवसाधन कह देंगे। और जब उसमें से थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, चौक का कण चला जाएगा तो वहाँ पे भी निस्तारण हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों विधियाँ कामयाब नहीं रहेंगी, ठीक है? फिर निस्यंदन करेंगे। निस्यंदन में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं वो फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। जब फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे और हम इनका मतलब क्या कहते हैं, छानेंगे फ़िल्टर पेपर की मदद से, तो यहाँ पे जो चॉक है, तो चॉक जो है पानी में नहीं जाएगा, ठीक है? तो इस कारण ये वाली विधि सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन चाक और पानी के मिश्रण को अलग करने में तीनों विधियाँ सही हैं, ठीक है? ये भी क्या कहते हैं, यहाँ पे भी उलेड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे, उड़ेलने की क्रिया भी यहाँ पे हो रही है, तो चाक और पानी का मिश्रण अलग किया जा रहा है। यहाँ पे भी चाक और मिश्रण का अलग किया जा रहा है, यहाँ पे भी उड़ेलने की ही क्रिया हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत चला जा रहा है, ठीक है? लेकिन चाक और पानी के मिश्रण को ही अलग किया जा रहा है। और इसमें भी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फनल तकनीकी अपनाई जा रही है, ठीक है? यहाँ पे छाना जाएगा तो यहाँ पे जो चाक का कण है, यहाँ पे एक मतलब एक भी कण नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों में ही चाक और मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ये जो ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन हम किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जो गैस बन कर के आई थिंक ऊपर उड़ जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे नमक हो गया, अगर हम नमक धूप में रख देंगे, थोड़े दिन बाद हम देखेंगे उसमें अगर वहाँ पे पानी भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपने आप ही भाप बनकर पानी गल जाएगा और उड़ जाएगा, ठीक है? इसी को ही हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन, जहाँ पे किसी मिश्रण की आवश्यकता नहीं होती है, जब जो मिश्रण होता है वो अपने आप ही भाप बनकर उड़ जाता है, तो वहाँ पे ऊर्ध्वपातन होता है। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है ऊर्ध्वपातन, ठीक है? और ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक ही विधियाँ हैं। ये तीनों एक ही विधियाँ हैं और ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन वाला बिल्कुल सहायक नहीं होगा, बल्कि ये तीनों तो सहायक हैं, कोई थोड़ी कम है तो कोई थोड़ी ज़्यादा है, इस टाइप की हैं। निस्यंदन थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आई थिंक फ़िल्ट्रेशन, ठीक? तो यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन है, ये जो है बिल्कुल अलग है, तो इसलिए यहाँ पे कौन-सा वाला सही हो जाएगा? यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा मैं इधर-उधर समझा दी उसी में, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यक्स इज ए प्लांट व्हिच इज एन द ऑटोट्रॉफ एज वेल एज ए हेटेरोट्रॉफ। व्हाट कुड एक्स बी? एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। यक्स क्या हो सकता है? नंबर ए है पिक्चर प्लांट, आई थिंक घटपर्णी पिक्चर पादप। नंबर बी है एल्गी, शैवाल। नंबर सी है कस्क्यूटा अमरबेल। नंबर डी है फंजाई, कवक। तो यहाँ पे पूछा गया है, यक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? जो क्या कहते हैं, स्वपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ईवीएस में, ठीक है? नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है? ए नंबर हो जाएगा, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ए यह एक असंपर्क बल है। जो यहाँ पे गुरुत्व बल है वो गुरुत्व बल के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यहाँ पे यह एक असंपर्क बल है। नंबर बी, आई इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है? नहीं, आकर्षक भी नहीं करता है, मतलब आकर्षक प्रतिकर्षक दोनों नहीं हो सकता है। नंबर सी, इट इज ए यूनिक फोर्स व्हिच ओनली द अर्थ प्रोसेस। यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है। नहीं, ये बात गलत है। नंबर डी हो जाएगा, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। यह एक शक्तिशाली है। नहीं, यह एक असंपर्क बल है। यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा? यहाँ पे ए नंबर सही होगा। यह एक जो गुरुत्व बल होता है, यह एक असंपर्क बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है?
क्योंकि जब हम कोई गेंद हुआ हुआ या कुछ भी हुआ, जब ऊपर को फेंकते हैं तो ऊपर से तुरंत नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई बल नहीं लगाते हैं, ऊपर को फेंकते हैं लेकिन आता नीचे को है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कौन सा वाला फोर्स हो जाएगा, असंपर्क बल हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्व बल क्या है, यह एक असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला नंबर सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द खरीफ क्रॉप फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानिए। नंबर ए है पैडी, कॉटन, ग्राउंड नट, धान, कपास, मूंगफली। नंबर बी है मेज, पी मस्टर्ड, मक्का, मटर, सरसों। नंबर सी है पी ग्राम, व्हीट, मटर, चना, गेहूं। नंबर डी है सोयाबीन, पी ग्राम, सोयाबीन, मटर, चना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, खरीफ की फसल। तो मैं आप लोगों को बता दूं खरीफ की फसल को क्या कहेंगे, बरसात की फसल, ठीक है। इसे बरसात की फसल कहेंगे, ठीक है, खरीफ की फसल को। ठीक है। और जो रबी की फसल होती है उसे सर्दी की फसल कहेंगे, ठीक है। इसे बारिश वाली फसल कहेंगे, उसको सर्दी वाली फसल कहेंगे। रबी रबी की फसल को किसे कहेंगे, रबी की फसल को सर्दी की फसल कहेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे खरीफ होगा वहाँ बारिश की फसल होगी। बारिश के महीने में जितनी फसलें होती हैं आप लोग ध्यान कर लीजिएगा कि बारिश के महीने में क्या क्या फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं खरीफ की फसल। आई थिंक बारिश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। नंबर ए है धान, कपास, मूंगफली, ठीक है। धान उगाया जाता है, कपास भी उगाया जाता है, मूंगफली भी उगाई जाती है, ठीक है। नंबर बी हो गया मक्का, मटर, सरसों। तो सरसों और मटर को तो आप लोगों को पता ही होगा, रबी की फसल है, आई थिंक सर्दी की फसल है, ठीक है। नंबर सी देखेंगे मटर, चना, ये भी ठंडी की फसल है, मतलब रबी की फसल है, ठीक है। नंबर डी देखेंगे सोयाबीन, मटर, चना। चना और मटर ये भी ठंडी की फसल है। तो यहाँ पे खरीफ की फसल मतलब कि आई मीन बारिश की फसल कौन सी बची, नंबर ए। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। धान, कपास, मूंगफली, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ ए प्लांट, निम्नलिखित में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है। इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तना है जिसे हम तना कहते हैं या तना के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम में कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे सब्जियों के नाम दे देगा और इसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा किस किस सब्जी को के तने के रूप में खाते हैं, किस सब्जी को हम तने के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ए में दिया गया है अदरक, हल्दी। और नंबर बी में दिया गया है आलू, शकरकंद। नंबर सी में दिया गया है गाजर, सलजम। नंबर डी में दिया गया है सलजम, शकरकंद, ठीक है। तो सलजम और सलजम जो होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, मूसला वाली जड़ें होती हैं, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ऐसे ऐसे उस जड़ें निकली हुई होती हैं जैसे वो उसकी मूली की निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, मूसला जड़ वाली होती हैं। गाजर भी वही हो गया, आलू तना होता है, शकरकंद लेकिन नहीं होता है, सलजम भी नहीं होता है, ये जड़ होती हैं। जिनमें ऐसी वाली जड़ें होती हैं आप लोग याद कर लीजिएगा कि जिसमें ऐसी वाली जड़ें पाई जाएंगी आप लोग तुरंत ध्यान कर लीजिएगा कि ये जड़ होती हैं। जिनमें ऐसे निकली हुई होती हैं उसका हम जड़ खाते हैं, ठीक है। तो सलजम शकरकंद हो गया, गाजर भी वही हो गया, आलू तना है लेकिन शकरकंद नहीं है। तो यहाँ पे अदरक जो होगा ये तना है, जो हल्दी होती है ये भी तना है, इसमें कोई जड़ नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा तने के रूप में है, अदरक हो गया और हल्दी हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और क्या कहते हैं समुच्चय को पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है नर युग्मक, नर युग्मक को हम क्या कहते हैं और मादा युग्मक को, और दोनों के संलयन को, जब दोनों मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं की एक गेंद गुच्छा उत्पन्न करता है और कोशिकाएं शरीर के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती हैं। यह संरचना डाट में विकसित होती हैं, ठीक है। तो जो नर युग्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, जो नर युग्मक होता है उसे हम स्पर्म कहेंगे, ठीक ठीक। और जो मादा युग्मक होगा उसे हम क्या कहेंगे, ओवम, मतलब अंडाणु कहेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हम ओवम कहेंगे, ठीक। और जो ये स्पर्म और जब ओवम दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनाते हैं दोनों, यहाँ पे जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया होना प्रारंभ विकसित मतलब ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती हैं और यह संरचना डाट में विकसित होती हैं। तो यह संरचना किस में विकसित होती हैं, तो यह संरचना एम्ब्रियो में विकसित होती हैं, मतलब भ्रूण में विकसित होती हैं। मतलब जब स्पर्म एंड ओवम आई थिंक अंडाणु और क्या कहते हैं ओवम मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट का निर्माण करेंगे, मतलब युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो यह युग्मनज का निर्माण होता कहाँ है, मतलब भ्रूण में होता है, एम्ब्रियो में होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। नंबर ए है अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण, गर्भाशय। नहीं, तो यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा, जो मतलब दोनों स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे तो जाइगोट बनाएंगे। तो किस में जाइगोट है, तीसरे नंबर पे जाइगोट होना चाहिए, ठीक है। ओवम हो गया, स्पर्म, दोनों सही हो गया, लेकिन दोनों मिल करके एम्ब्रियो नहीं बनाएंगे, तो ये एम्ब्रियो गलत हुआ, दोनों मिल करके जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। अब नंबर बी देखेंगे, स्पर्म ओवम ये दोनों तो सही है, नहीं नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, हम स्पर्म कहते हैं, पहला वाला ही गलत है। यहाँ पे ओवम को हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट में रहेगा, ठीक है। स्पर्म ओवम ये दोनों तो सही है, लेकिन एम्ब्रियो नहीं होगा, दोनों मिलकर के एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं। नंबर सी देखेंगे, ओवम, स्पर्म, जाइगोट एंड एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे नर युग्मक को हम क्या कहेंगे, स्पर्म, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, ओवम दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया तुरंत। अब नंबर डी देखेंगे, नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है, स्पर्म कह देंगे। और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। और दोनों मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों का निर्माण होता कहाँ है, तो एम्ब्रियो में होता है, मतलब भ्रूण में होता है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। Which of the following statement about the various agricultural process is correct? खेती के विभिन्न प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर, विनोइंग इज डन बिफोर द हार्वेस्टिंग। यहाँ पे कहा गया है खेती के विभिन्न प्रक्रम हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रक्रमों में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे पूछा गया है फसल काटने से पूर्व ओसाई फटकना की जाती है। आप लोग फसल काटने के पहले ही क्या कहते हैं, फसल को क्या कहते हैं, फटक देंगे, आई थिंक उसे क्या कहते हैं, ओसाना कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब फसल काटेंगे, उसे थ्रेशिंग करेंगे, उसके बाद ही फटकने वाला काम होता है, ठीक है। नंबर भी देखेंगे, जुताई से पूर्व बुआई की जाती है। नहीं, पहले जुताई से पूर्व बुआई की जाती, पहले जुताई की जाती है ना, तो ये बात गलत है, पहले जुताई की जाएगी फिर बुआई की जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है जुताई से पूर्व बुआई की जाती है, मतलब जुताई के पहले ही बुआई कर दी जाती है, तब जुताई की जाती है, तो ऐसे नहीं होता है, ये बात गलत है। नंबर सी देखेंगे, टिलिंग इज डन आफ्टर द थ्रेशिंग, से थ्रेशिंग के बाद जुताई की जाती है। नहीं, ये बात भी गलत है। नंबर डी, थ्रेशिंग इज डन आफ्टर द हार्वेस्टिंग, फसल काटने के बाद थ्रेशिंग की जाती है। तो हाँ, ये बात सही है, पहले हम फसल काटेंगे फिर उसे हम थ्रेशिंग करेंगे, मतलब मशीन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग वुड पल्प। लकड़ी की लुगदी का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है। मतलब लकड़ी की लुगदी, मतलब जो तना होता है उसका प्रयोग करके हम क्या इसमें से क्या किस चीज़ को बनाते हैं। नंबर ए है एक्रिलिक, नंबर बी है नायलॉन, नंबर सी है पॉलिएस्टर, नंबर डी है रेयान, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा, लकड़ी की लुगदी का उपयोग करके हम रेयान बनाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें दिया गया है। मैं बोली थी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने के लिए, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोग को, ताकि पता चले कि प्रीवियस ईयर में मतलब किस टाइप के सीटेड में क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। लेकिन आप लोग जब सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप लोगों को सारा कुछ पता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द खरीफ क्रॉप फ्रॉम एमंग द, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समीक्षों को पहचानिए। तो ये मैंने करा दिया था आपको। यहाँ पे कौन सा वाला सही था, नंबर ए,
यहाँ पे खरीफ की फसल का मतलब क्या हुआ, बरसात की फसल। बरसात की फसल में क्या क्या बोया जाता है, धान भी बोया जाता है, कपास, कपास का मतलब हुआ रुई, मूंगफली भी क्या कहते हैं बरसात के महीने में ही बोया जाता है। और जो ये मटर हो गया ये रबी की फसल हुई, मतलब ठंडी की फसल, आई थिंक सर्दी की फसल। यहाँ पे मटर भी हुई वही सर्दी की फसल, मटर यहाँ पे भी मटर सर्दी की फसल, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। Which of the following organisms do not have bones and moves with the help of the कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सप्रेशन। निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती हैं तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है। तो यहाँ पे मतलब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिनमें हड्डी नहीं पाई जाती है और ये सरक करके आई थिंक मतलब संकुचन के द्वारा चलता है। ए नंबर है अर्थवार्म केंचुआ, नंबर बी है स्नेक सर्प, नंबर सी है आंट चींटियां, नंबर डी है करेब केकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चींटियों, चींटियों में भी हड्डियां होती हैं, सर्प में भी हड्डी होती है, डी मतलब केकड़ा, केकड़ा में भी हड्डी होती है। तो यहाँ पे ए नंबर वाला सही हो जाएगा, मतलब अर्थवार्म में जो केंचुआ होता है इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी के अंदर में रहता है, मतलब जो मिट्टी होती है उसको पोली कर देता है, मतलब उसको मतलब मुँह से ऐसे मतलब खाता रहता है और ऐसे मतलब उसको पोली कर देता है, नरम कर देता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। तो वहाँ की मिट्टी जिसमें केंचुए ज़्यादा रहती हैं तो वहाँ पे मतलब फसल होती है ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी को पोली किया रहता है वो केंचुआ, तो इसलिए फसल अच्छी होती है। ठीक है, और केंचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मैं आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम कोई पास होने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।